आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट रिजनरेशन यानी वनों का पुनर्जनन। इसको मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाया था। इसका पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूँ और आज की जो मेरी क्लास है वो है पार्ट 2। ठीक है, तो कुछ बड़ा चैप्टर होने के कारण मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊँगा इसका। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। हम बात करेंगे कि कॉपिस के द्वारा, ठीक है, कॉपिस के द्वारा कैसे वनों का रिजर्वेशन किया जाता है, यानी कि कॉपिस द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन, नेचुरल रिजर्वेशन बाय कॉपिस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम नेचुरल रिजर्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, रिजर्वेशन 2 प्रकार का होता है, यानी पुनर्जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है नेचुरल रिजर्वेशन यानी प्राकृतिक पुनर्जनन और दूसरा होता है कृत्रिम पुनर्जनन। ठीक है, आपका आर्टिफिशियल रिजर्वेशन। तो यहाँ पर बात हो रही थी, आपको मैं पढ़ा रहा था प्राकृतिक पुनर्जनन के बारे में। ठीक है, नेचुरल रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे अगर नेचुरल रिजर्वेशन की, तो ये होता है कि नेचुरल रिजर्वेशन के द्वारा कॉपिस का, ठीक है, आपका जो है कॉपिस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉपिस के द्वारा कैसे रिजर्वेशन किया जाता है इसकी बात करेंगे। अब कॉपिस क्या होता है बेटा, कॉपिस जो है एक प्रकार का पुराने पेड़ पौधों का के कोई भाग होता है जिसे हम खूत कहते हैं। ठीक है, आप देसी भाषा में हम बात लेंगे, लोकल लैंग्वेज में तो खूत है। ठीक है, पौधों का ऐसा भाग जो पुनः जो है वो जिससे पुनः कल्ले निकलने की क्षमता रखता हो, पौधों का ऐसा भाग, जड़ तना, ठीक है, जड़ जो है जड़ का ऐसा भाग जो कि पुनः नए जो है वो कल्लों को निकलने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसे हम कॉपिस कहते हैं। यानी कि जैसे कोई पुराना पेड़ पौधा है, पुराना पेड़ है, जंगली पेड़ है, ठीक है, तो अगर इसको हम काट देते हैं या ना वो टूट जाता है तो फिर से उसकी जड़ों से नए पौधे निकल आते हैं जिसे हम कॉपिस कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिजनरेशन में कॉपिस का काफ़ी अच्छा महत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, आंधी तूफान के कारण टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें पड़ी रहती हैं और फिर उन जड़ों से फिर से नए पौधे जो है वो ग्रो करते हैं और एक पूरा वन का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार की नेचुरल रिजनरेशन में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो कॉपिस के द्वारा नेचुरल रिजनरेशन कैसे होता है कि कुछ विशिष्ट पौधे बीजों के अलावा वानस्पतिक भागों द्वारा स्वयं पुनर्जीवित होते हैं। इस प्रकार का प्राकृतिक पुनर्जनन कॉपिस या जड़ चूसकों से उत्पन्न होता है। ठीक है, और वानस्पतिक प्रजनन के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं, तो अंकुर कॉपिस हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि कुछ विशिष्ट पौधे बीजों के अलावा जो वानस्पतिक भाग होते हैं, पौधों के वानस्पतिक भाग हो गए, ठीक है, जड़ हो गए, तना हो गए, ठीक है, इससे फिर नए पौधे जो जन्म देते हैं अपने वानस्पतिक भागों से, ठीक है, नए पौधे को उगाते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉपिस रिजनरेशन कहते हैं। और ये एक प्रकार की नेचुरल रिजनरेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधों के, मान लीजिए जैसे पौधों के किसी भाग से नए पौधे जो निकलते हैं उसे हम कॉपिस रिजनरेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंकुर कॉपिस की, सीडलिंग कॉपिस की, तो इसे हम कटे या जलाए गए पौधों के आधार पर से निकलने वाले कॉपिस प्ररोहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बात करेंगे अगर कि सीडलिंग कॉपिस की, तो सीडलिंग कॉपिस जो है वो जैसे कोई पौधा हम, ठीक है, उसको काट देते हैं या फिर हम उसको जला देते हैं, फिर उसके पास उससे नए कल्ले जो निकलते हैं उसे हम सीडलिंग कॉपिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन ये दो जो है इन खंभों में से एक अच्छा खंभा दूसरे या तीसरे वर्ष के अंत में बना रहता है, इसे चक्रण के अंत तक बनाए रखा जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है ऐसा होता है कि जड़ों से नए कल्ले निकलते हैं और एक पौधा नष्ट हो जाता है और दूसरा कल्ला जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये नेचुरल रूप से रिजनरेशन की प्रक्रिया होती रहती है पौधों के अंतर्गत। और
इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से भी आपको मैं समझा सकता हूँ कि कैसे होता है नेचुरल रिजनरेशन, यानी कॉपिस के द्वारा नेचुरल रिजनरेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे देखिए ये पुराने जो है वो थूथ हैं, ठीक है, पुराने कॉपिस हैं। पुराने कॉपिस का जो है वो जलने से या काटने से वो नष्ट हो जाते हैं और उसके पश्चात जो है वो ये इस प्रकार से इसे कल्ले निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कॉपिस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सीडलिंग कॉपिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से सीडलिंग कॉपिस होती है और इस प्रकार से भी ये जो है निकलते हैं। देख रहे हैं ये पुराने जो है वो पुराने खूंटों से, कटे हुए जले हुए खूंटों से नए कल्ले जो है वो निकल आते हैं, जिसे हम सीडलिंग कॉपिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार भी हम इसको जो है इस प्रकार से नेचुरल रिजनरेशन की प्रक्रिया होती है और ये बड़े होकर के वन जो है वो वन का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें जो खूंट पड़े होते हैं, पुराने जले कटे, वो उससे नए पौधे निकल आते हैं और पूरे जब वो विकसित होते हैं तो एक फॉरेस्ट का जो है वो रूप धारण कर लेते हैं और वनों को पुनर्जीवित जो है वो इससे किया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि कॉपिस से पुनर्जनन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रिजनरेशन फॉर कॉपिस, ठीक है। तो कॉपिस के द्वारा, कॉपिस के माध्यम, कॉपिस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कि कॉपिस के द्वारा जो पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है उसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे कि प्रजाति की बात करें, स्पीसीज की, ठीक है, स्पीसीज कौन की होनी चाहिए कि प्रजातियों की कॉपिसिंग क्षमता उनकी आनुवंशिक संरचना या अंतर्निहित प्रकृति के अनुसार भिन्न होती है। इसके आधार पर पौधों की प्रजातियों को मजबूत कॉपिस, उचित कॉपिस, खराब कॉपिसर और कॉपिस न करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार की प्रजातियों से, ठीक है। अब बात आती है प्रजाति से क्या मतलब है बेटा? प्रजाति से मतलब है कि किसी पौधे की आनुवंशिक क्षमता से है, ठीक है, उसके पेरेंट्स द्वारा आनुवंशिक लक्षण से है। अगर मान लीजिए कि अच्छी प्रजाति है, अच्छे आनुवंशिक गुण हैं, तो अच्छी प्रजाति होगी, उसकी बढ़ने की क्षमता अच्छी होगी, उसमें जो छाया होगा जो है उसका डायमीटर अच्छा होगा, ठीक है, छाया क्षेत्र होगी, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, कल्ले शीघ्र निकलेंगे, तो ये आनुवंशिक क्षमता होती है। उनकी लकड़ी मजबूत होगी, तो ये होती है उनकी आनुवंशिक क्षमता, उस प्रजाति की अंतर्निहित क्षमता से इसका मतलब है, ठीक है। तो उनकी आनुवंशिक संरचना या अंतर्निहित प्रकृति के अनुसार जो है वो उनकी प्रजातियां भिन्न भिन्न होती हैं। अच्छी प्रजातियों के जो वन वाले पौधे होते हैं उनकी लकड़ी मजबूत होती है, छायादार होते हैं, शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं, रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, ये सारे गुण जो है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रजाति का भी जो है वो प्रभाव पड़ता है अच्छे कॉपिस में। अच्छे कॉपिस के पौधे शीघ्र बढ़ने वाले होते हैं और रोग कीट से मुक्त होते हैं, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो इस प्रकार से वो आनुवंशिक गुण होते हैं प्रजातियों में। अगला पॉइंट क्या है बेटा? पेड़ की आयु, ठीक है, एज ऑफ द ट्री, ठीक है। तो एज का प्रभाव, पेड़ की आयु का प्रभाव भी कॉपिस पे पड़ता है। कैसे? मान लीजिए कि अगर कम आयु के पौधे हैं, मतलब नए पौधे अगर टूट जाते हैं तो उनके बढ़ने की जो क्षमता होती है, उनसे कल्ले निकलने की जो क्षमता होती है, वो बहुत शीघ्र कल्ले निकलते हैं। अगर पुराने पेड़ पौधे हैं तो उसमें उतनी क्षमता बढ़ने की नहीं होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत पूरी उम्र करके हैं तो उनमें जो है इतनी जल्दी जो है वो नए कल्ले निकलने की क्षमता कम होती है और जो नए पौधे हैं उसके वृद्धि करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है पुराने पौधों की अपेक्षा। तो यानी युवा और नमूने बाहरी चिकनी छाल के कारण पुराने पेड़ों की तुलना में अच्छे कॉपिस उत्पन्न करते हैं। कहने के ये मतलब है कि जो नए पेड़ हैं, युवा पौधे हैं, वो अच्छे कॉपिस निकलने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्र का प्रभाव पड़ता है। अगला क्या है कि कॉपिसिंग का मौसम, ठीक है,
कॉपिसिंग सीजन की बात करें तो बसंत ऋतु की शुरुआत से थोड़ा पहले कॉपिसिंग करना अच्छा होता है। तो ये जो बसंत ऋतु होती है इसमें जो है वो पौधों में नई नई शाखाएं, नए नए कल्ले निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा तापमान और हवा, मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। तो उस समय जो है वो अगर कॉपिसिंग का जो सबसे बेस्ट सीजन होता है वो बसंत ऋतु के पहले का माना जाता है, ठीक है। बेहतर होता है कि इसमें उत्पादित कॉपिस के लिए पर्याप्त वृद्धि अवधि मिल जाती है। इसमें ये होता है कि इस समय जो कॉपिसिंग होती है उसको वृद्धि के लिए पर्याप्त टाइम जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो उचित तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, प्रकाश है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे अच्छी तरह से जो है पौधे वृद्धि एवं विकास जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए कॉपिसिंग का बेस्ट टाइम जो है वो बसंत ऋतु के आसपास का माना जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है इसको प्रभावित करने वाला स्टंप की ऊंचाई, ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई वाले स्टंप को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि कम ऊंचाई वाले स्टंप में जैसे कि दरार हो गया, दीमक का हमला और सड़न होने का खतरा रहता है। इसलिए 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले स्टंप की ऊंचाई आदर्श मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि स्टंप की हाइट किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। आपको जो है जो लकड़ी है, जो आपकी कॉपिस है, कॉपिस की ऊंचाई किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो कॉपिस की ऊंचाई की बात करें तो अगर कम ऊंचाई वाले कॉपिस होते हैं तो उसमें कई प्रकार के कीट का, बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कम ऊंचाई की कॉपिस है, उसमें टर्माइट का प्रभाव, ठीक है, दीमक लगने का प्रभाव या फिर अन्य जो है वो तमाम प्रकार के फंगस का प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर अधिक ऊंचाई के कॉपिस होते हैं तो उसमें कई प्रकार के कीड़ों का, जैसे कि आपका दीमक वगैरह का लगने का कम चांसेस होते हैं, बीमारियों के कम चांसेस होते हैं, उनके नष्ट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आइडियल स्टंप है 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले जो स्टंप होते हैं वो अच्छे कॉपिस के लिए बेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल रिजनरेशन की, कृत्रिम पुनर्जनन की। तो कृत्रिम पुनर्जनन क्या होता है? कृत्रिम पुनर्जनन को बुआई, रोपण या अन्य कृत्रिम तरीकों से वन फसल के नवीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो कृत्रिम पुनर्जनन को मैं पहले भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि कृत्रिम पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा की जाती है। तो मानव के द्वारा वनों का रोपण करना, वनों का संरक्षण करना, वनों की देखभाल करना, वनों को तैयार करना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम पुनर्जनन क्यों कहलाता है, ठीक है। अब कृत्रिम पुनर्जनन में कई सारे इसके जो है ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके जो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र में पुनः अगेन सम एरिया, ठीक है, किसी क्षेत्र में पुनः वनों को उगाना, किसी क्षेत्र में पुनः वनों को उगाना, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहले से वन मौजूद थे, ठीक है, वहाँ पर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ के कारण हो गया, सूखा के कारण हो गया या फिर आंधी तूफान के कारण हो गया, अगर वन नष्ट हो जाते हैं तो उस क्षेत्र में पुनः वनों को उगाना, ठीक है, ये है आपका आर्टिफिशियल रिजनरेशन। कृत्रिम पुनर्जनन के माध्यम से पुनः वनों को उगाना यानी कि वन रोपण करना, ठीक है। वन रोपण को कृत्रिम तरीकों से काटे गए या अन्यथा साफ किए गए वनों को पुनः भरने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी वन रोपण करना, ठीक है, और इसके बाद किसी क्षेत्र में वन रोपण करना, एफॉरेस्टेशन इन एरिया, यानी कि वन रोपण से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र में कृत्रिम तरीकों से वन की स्थापना से है जहां वनस्पति हमेशा लंबे समय से अनुपस्थित रही हो, ठीक है। तो कृत्रिम पुनर्जनन में क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र में वनों को रोपित करना, वनों को उगाना जहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट एरिया यानी वनस्पति
नहीं उगती है। जैसे कि आपके ऊसर बंजर क्षेत्र हो गए, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, जहाँ पर वन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पर वन रोपण करना, वहाँ पर वनों को उगाना, कृत्रिम रूप से पुनर्जनन करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। इसके बाद पुनः पुनर्जनन के विकल्प को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अब बात करेंगे कि जो कृत्रिम पुनर्जनन है, आर्टिफिशियल रिजनरेशन है, उसको कई सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? अब बात करें यील्ड की, उपज की, तो बेहतर मात्रा और वित्तीय उपज के लिए कृत्रिम पुनर्जनन बेहतर है। ठीक है। तो बेहतर मात्रा और उपज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो कृत्रिम पुनर्जनन है वो बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट उसको माना जाता है। इसके अलावा क्रॉप स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, फसल संरचना की बात करें, तो जहां बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए फसल संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक हो, वहां कृत्रिम पुनर्जनन अनुकूल होता है। ठीक है। अब फसल संरचना की बात करें तो फसल संरचना को चेंज करके, मतलब कि कृत्रिम पुनर्जनन में क्या होता है कि जो उनका क्रॉप स्ट्रक्चर है, जो मतलब कि जैसे कि जो वन वाले पौधे उगाते हैं, उनकी वैरायटीज़ में, उनकी जातियों में परिवर्तन करना, उनको उगाने की कला में परिवर्तन करके हम कृत्रिम पुनर्जनन को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि ये कहना है कि फसल संरचना को आवश्यकतानुसार, आवश्यकता पड़ने पर बदला जा सके। ठीक है। फसल उगाने की प्रक्रिया हो, ठीक है, फसलों की जातियाँ हों। यहाँ फसल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ फसल का मतलब है वन वाले पेड़ पौधों से है, फॉरेस्ट्रीज से है, जंगल वाले पौधों से है। ठीक है। तो जंगली रूप से जो पौधे उगाए जाते हैं उनकी संरचना में परिवर्तन करना, आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से इसे हम जो है, मतलब कि जैसे आवश्यकता पड़े वैसे उनके क्रॉप रोटेशन में चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये कृत्रिम पुनर्जनन अनुकूल माना जाता है। ठीक है। कीटों द्वारा क्षति का जोखिम, रिस्क ऑफ डैमेज बाई पेस्ट, जहां शुद्ध फसलों पर कीटों, परजीवियों और कवकों द्वारा आक्रमण का खतरा हो सकता है, वहां प्राकृतिक पुनर्जनन बेहतर होता है। ठीक है। तो जहां पर क्या है कि शुद्ध फसलों पर कीटों, परजीवियों और कवकों द्वारा आक्रमण का खतरा हो सकता है, वहां प्राकृतिक पुनर्जनन जो है वो बेहतर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहां पर कीटों द्वारा क्षति का जोखिम कम होता है, ठीक है, जहां पर कीटों के द्वारा, रोगों के द्वारा, ठीक है, जोखिम कम होता है, वहां पर प्राकृतिक पुनर्जनन संभव है। लेकिन जहां पर कीटों के द्वारा, ठीक है, रोगों के द्वारा जो रिस्क है वो अधिक है, तो वहाँ पर फिर हमको आर्टिफिशियल रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, उचित देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, टाइम पे उसमें हमें विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कीटों एवं रोगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बात कर, अगला क्या है, आनुवांशिक दृष्टि से, फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यदि वन वृक्षों की गुणवत्ता में सुधार करना है तो कृत्रिम पुनर्जनन आवश्यक होता है। ठीक है। अब कृत्रिम पुनर्जनन क्यों आवश्यक है कि अगर हमें वनों की क्षमता, वनों की प्रजातियां, वनों की जो गुणवत्ता है उसमें अगर सुधार करना है तो आर्टिफिशियल रिजनरेशन आवश्यक होता है। क्योंकि बेटा कि नेचुरल रिजनरेशन के, प्राकृतिक पुनर्जनन से वनों की इच्छित, ठीक है, वनों की इच्छित उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि अच्छी लकड़ियों का उत्पादन करना है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, वनों को शीघ्र विकसित करना है, तो हमें कृत्रिम पुनर्जनन ही करना होगा। वो चीज़ें प्राकृतिक पुनर्जनन में संभव नहीं हो पाती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो आवश्यक है, अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल रिजनरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और क्या है, समय और लागत की बात करें, ठीक है, समय और लागत की, टाइम एंड कॉस्ट की बात की जाए तो लागत और समय को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम पुनर्जनन की तुलना में प्राकृतिक पुनर्जनन बेहतर होना चाहिए। ठीक है। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो प्राकृतिक पुनर्जनन में लागत बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन आर्टिफिशियल रिजनरेशन में जो कॉस्ट होती है, खर्च जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है। वन फसलों का कृत्रिम पुनर्जनन निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। जो फॉरेस्ट्रीज हैं उसका कृत्रिम पुनर्जनन कई प्रकार से किया जाता है।
ठीक है, जैसे प्रजातियों का चयन हो गया, सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज, ठीक है, स्थल का चयन हो गया यानी कि स्थान का चयन हो गया, ठीक है, और कृत्रिम पुनर्जनन की विधि का चयन हो गया, अंतराल हो गया, कार्य की व्यवस्था और संगठन हो गया। ये कई सारे जो है वो आपके कई सारी प्रक्रियाओं को उसके अंदर किया जाता है। कृत्रिम पुनर्जनन में प्रजातियों का चयन किया जाता है, यानी कि जो अच्छे प्रजातियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जिनका महत्व अधिक है, ठीक है, अच्छा उत्पादन देने योग्य, अच्छे आनुवांशिक लक्षणों युक्त जो प्रजातियां हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, वन के लिए उन्हीं को उगाया जाता है। स्थान का चयन किया जाता है, ऐसे स्थान जहां पर प्राकृतिक पुनर्जनन संभव नहीं हो सकता है, यानी कि वहां पर वनस्पतियां नहीं उग सकती हैं, उस स्थान पर वनों को उगाया जाता है। कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा रोपण करके वनों को उगाया जाता है, उस स्थान का चयन जो है उसमें किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम पुनर्जनन विधि का चयन, ठीक है, तो कृत्रिम पुनर्जनन की जो विधियां हैं उसका हम सिलेक्शन करते हैं, उस विधि के अनुसार हम जो है वनों को रोपित करना, वनों को उगाना, वनों का प्रबंधन करना, इसमें जो कई सारी विधियां हैं उसका प्रयोग हम किया जाता है और एक विशेष अंतराल पे ये चीज़ें की जाती हैं। और कार्य की व्यवस्था और संगठन, यानी कार्य की व्यवस्था जो भी हम वर्क करते हैं कृत्रिम पुनर्जनन उगाने के लिए, वनों को उगाने के लिए, उसका सही प्रबंधन किया जाता है, उसका सही ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिससे हम सक्सेसफुली जो है वो आर्टिफिशियल रिजनरेशन को कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो है वो अच्छी प्रजातियों की लकड़ी आर्थिक और अन्य उपयोगी गुण होने चाहिए। और प्रजातियों में हम ध्यान देते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी के लिए प्रजाति क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रजाति है वो कीट रोग अन्य प्रतिकूल कारकों से प्रतिरोधी होनी चाहिए, इसे कम से कम लागत में आसानी से स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। और वृक्ष प्रजातियों का चयन मानवीय आवश्यकता के संरक्षण, उत्पादन और पर्यावरण पहलुओं के अनुसार किया जाता है। तो प्रजातियों का चयन करते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि वो अच्छा उत्पादन देने योग्य हो, आर्थिक दृष्टिकोण से उनका महत्व अधिक हो, कीट रोग बीमारियों से मुक्त हो, मानवीय मूल्यों के अनुसार हो, पर्यावरण के अनुसार हो, ठीक है, पर्यावरण के रूप अनुकूल हो। कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो विशेष रूप से इसमें ध्यान देने योग्य होती हैं। स्थान का चयन की बात करें तो मैंने बता दिया कि प्रजातियों की पर्यावरणीय आवश्यकताओं का जलवायु, मृदा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थल के साथ मिलान किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुनर्नवीकरण या वन रोपण के लिए उस स्थान का चयन करते समय स्थल की सुगमता, स्थलाकृति और वन्य जीवों को विचार में ध्यान दिया जाता है। तो ये स्थान का चयन करने में इन सब का विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब हम चॉइस ऑफ आर्टिफिशियल रिजनरेशन मेथड, कृत्रिम पुनर्जनन की विधि की बात करें तो कृत्रिम पुनर्जनन बुवाई या रोपण द्वारा किया जा सकता है। इन विधियों का चुनाव उगाई जाने वाली प्रजातियों, स्थान की परिस्थितियों, बीज की उपलब्धता, लागत और अन्य मापदंडों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब हम कृत्रिम पुनर्जनन की अगर सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी प्रजातियां हो गई, स्थान हो गया, ठीक है, मापदंड हो गए, रोपण हो गया, स्टम का रोपण हो गया। तो ये कई सारी जो है वो विधियों का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो कई सारी विधियां हैं, जैसे बुआई हो गया, ठीक है। बुआई के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वन रोपण का कैसे बुआई किया जाए, कैसे जो है वो पौध तैयार की जाए, ठीक है, उसका रोपण कैसे किया जाए, ठीक है। जहाँ पर पौध तैयार करते हैं पौधशाला में, ठीक है, पौधशाला से जब पौधे जो है वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। जो स्थान का सिलेक्शन करते हैं वहाँ हम ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर स्टाम का रोपण करते हैं, ठीक है। अगर हम बीज के द्वारा नहीं कर रहे हैं, स्टैम्प के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम खूंट का चयन करके फिर उसको हम रोपित करते हैं। उसका रोपण की प्रक्रिया भी जाती है, कॉपिस की, फिर उसकी बुआई की जाती है। तो कई सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती हैं, ठीक है। बुआई बीज बोने की प्रक्रिया है, सरल शब्दों में इसका अर्थ है पौधों को उगाने के लिए बीजों को जमीन पर बिखेरना
उन्हें संचित करना, ठीक है, उच्च उपज प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ और साफ बीजों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो बीजों को अगर हमको उगाना है तो अच्छे बीज का उत्पादन अच्छे पेड़ पौधों को उगाने के लिए बुआई की जाती है। इच्छित स्थान पर जो है वो उस बीजों को छींट करके बोया जाता है। इससे लाभ क्या होते हैं? इसमें समय और लागत कम लगती है, जड़ें बिना किसी बाधा के अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं। ठीक है, बुआई का समय की बात की जाए तो बुआई का समय अंकुरण और पौध स्थापना को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग के लिए रोपण से तात्पर्य पौधों के प्रसार के लिए जमीन में अंकुर लगाने की प्रक्रिया से है। ठीक है, तो अगर हम सोइंग करते हैं, अगर मान लीजिए हम सोइंग करते हैं तो बुआई करके हम, ठीक है, बुआई करके हम नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। बुआई करने में लागत कम आती है, कॉस्ट कम होती है। ठीक है, और क्या होता है कि बीजों को रोपित नहीं करना होता है। जिस स्थान पे वो अच्छे से उग आते हैं वहाँ पर वो फिर बड़े हो जाते हैं और अच्छे से जड़ों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो नुकसान भी इसके कई सारे हैं। अगर नुकसान देखें तो क्या होता है कि पौधों एक निश्चित दूरी में नहीं उग पाते हैं, उनको एक निश्चित क्रम में नहीं उगा पाते हैं, कहीं भी इधर उधर एक साथ जो है वो कहीं बीज ज़्यादा गिर जाते हैं, कहीं कम गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम, कहीं घने वन हो जाते हैं, कहीं पर जो है वो ऐसे हो जाता है, खाली स्थान रह जाता है। तो इससे कई सारे बुआई के, छिटकावा बुआई के कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब प्लांटिंग की बात करें तो वनों को रोपित करने के लिए, रोपण से तात्पर्य है पौधों के प्रसार के लिए जमीन में अंकुर लगाने की क्रिया, यानी कि जो अंकुर युक्त भाग है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पौधशाला में पौध तैयार हो जाती है, फिर उसको हम उखाड़ करके वहाँ से, ठीक है, रूट बॉल्स को बनाए रखते हुए हम नए क्षेत्र में जो लगाते हैं, उगाते हैं, तो उसे हमें क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रोपण यानी प्लांटिंग। ठीक है, रोपण के समय की बात करें, प्लांटिंग टाइम की बात की जाए तो उपयोग रोपण का समय निर्धारित करने में जलवायु एक निर्णायक भूमिका निभाती है। नए रोपे गए पेड़ माध्यम तापमान और वर्षा में सबसे अच्छे होते हैं, प्रजाति के अनुसार भी भिन्न होता है। ठीक है, रोपण में निम्नलिखित में से कई प्रकार का हो सकता है। कई प्रकार का रोपण हो सकता है, मतलब जैसे मानसून रोपण की बात करें, ठीक है, मानसून प्लांटिंग की बात करें, मानसून पूर्व रोपण की बात करें, शीतकालीन रोपण की बात करें, बसंत ऋतु की बात करें। ठीक है, बसंत रोपण की बात करें तो जो प्लांटिंग की प्रक्रिया है वो कई प्रकार से होती है। ठीक है, तो जो मानसून में रोपण किया जाता है उसे मानसून रोपण कहते हैं। जो बरसात में रोपण किया जाता है इसमें पेड़ पौधों को उगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मानसून आने के पूर्व जो रोपण की प्रक्रिया की जाती है, प्लांटिंग की जाती है, वो भी जो है मानसून के पूर्व रोपण कहलाता है। शीतकालीन रोपण यानी कि शीत ऋतु में जो रोपण किया जाता है उस समय की शीत रोपण कहते हैं। बसंत ऋतु में जो किया जाता है बसंत रोपण कहते हैं। ठीक है, तो मानसून रोपण सबसे अच्छा माना जाता है कि उस समय वर्षा होती है और बरसात में पौधों के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पौधों को जड़ें आसानी से मिट्टी में पकड़ लेती हैं नमी के कारण। ठीक है, तो सबसे अच्छा माना जाता है मानसून रोपण। इसके बाद रोपण की विधियां की बात करें तो पेड़ लगाते समय सबसे आम गलती बहुत गहरा और बहुत सकरा गड्ढा खोदना होता है। ठीक है, तो रोपण के लिए सबसे विशेष ध्यान देना है कि एक गड्ढे का जो साइज है वो आदर्श साइड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना गहराई हो, बहुत ज़्यादा ना चौड़ाई हो, बहुत ज़्यादा ना उसकी ऊंचाई हो। ठीक है, ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, ना सकरा गड्ढा हो। तो पौधों की वृद्धि के अनुसार, ठीक है, पौधों की जड़ों के अनुसार जो है वो गड्ढों का चयन करना चाहिए और गड्ढों की सही देखभाल करके उसमें रोपण करना चाहिए। तो कई सारे जो है वो गड्ढों के नियम हैं, जैसे कि गहरे गड्ढों को जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जिससे उनका उचित विकास हो सके। ठीक है, सकरे गड्ढों में जड़ों की संरचना पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाती है जिससे पेड़ों को पोषण और उचित रूप से जड़ सकें। सामान्य नियम के अनुसार है कि पेड़ को मिट्टी से ज़्यादा गहराई में नहीं रोपना चाहिए,
जिसमें वे मूल रूप से उगाए सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम गहराई में भी अगर हम रोपित कर देते हैं पौधों को तब भी समस्या है, अगर बहुत ज़्यादा गहराई में कर देते हैं तब भी वो सही से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, गड्ढे की चौड़ाई रूट बॉल या गमले के व्यास में कम से कम 3 गुना होनी चाहिए, इससे जड़ें जमने में आसानी होती है। मतलब कि जहाँ जो गड्ढे का आकार है, ठीक है, पौधे का आकार जो है, जड़ों का जो आकार है, रूट बॉल्स का आकार है, उससे 3 गुना जो है वो गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे का जो व्यास हो जड़ों से लगभग 3 गुना अधिक होना चाहिए, जिससे फिर जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, जिससे पौधे आसानी से वृद्धि एवं विकास जो है वो कर सकें। तो इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए प्लांटिंग के समय। ठीक है, पूरा पौधा रोपना, पूरा पौधा कैसे, प्लांटिंग फॉर द होल प्लांट। तो इस विधि में पूरे पौधे, अब प्लांटिंग की मेथड की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, प्लांटिंग की विधियों की बात की जा रही है। तो पहला क्या है, पूरा पौधा रोपना हो गया। इसमें क्या कहता है, इस विधि में पूरे पौधे को नर्सरी बेड से उठाकर आगे बढ़ने के लिए खेत में रोप दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से एक विधि से किया जाता है। अब एक विधि में कैसे किया जाता है, अगर बात करें कि बिना जड़ों वाले पौधे रोपना, प्लांटिंग सीडलिंग विथआउट द रूट्स, बिना जड़ वाले पौधे को कैसे रोपा जाता है। इस विधि में पौधे को नर्सरी बेड से सुरक्षित रूप से हटा दिया जाता है और जड़ के आसपास की मिट्टी भी हटा दी जाती है। इसके बाद रोपण से पहले जड़ों को जैव उर्वरकों या कवकनाशी से उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, जिनकी जड़ें इतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, उनको किया जाता है और बाकायदे फंजीसाइड से इनका और बायोस्टिमुलेंट से, ठीक है, जैव उर्वरकों से, बायो फर्टिलाइजर से उनको शोधित भी किया जाता है। इस प्रकार से जो है वो किया जाता है। और इसके बाद क्या है कि प्लांटिंग सीडलिंग विथ एन अर्थ बॉल। ठीक है, मिट्टी के गोले के साथ पौधे को रोपण करना। ठीक है, जो देखते हैं आप जो है वो कि मिट्टी के गोले के साथ पूरा रूट बॉल्स को बना करके जो है वो रोपित किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है वो बड़े पौधों में की जाती है। ठीक है, तो गोले आकार के पौधे रोपना, पौधे जड़ों से बिना किसी छेड़छाड़ के मिट्टी के गोले के साथ रोपना। ठीक है, तो मतलब कि बिना जड़ों से मिट्टी हटाए पूरा रूट बॉल्स को बना करके जो है वो मिट्टी से ढक करके मिट्टी का रूट बॉल्स बनाए हुए हम जब रोपित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मिट्टी के गोले के साथ रोपना कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि परिपक्व पौधे को गीली नर्सरी क्यारी से पर्याप्त आकार के मिट्टी के गोले के साथ अलग किया जाता है। इसे उसी तरह रोपा जाता है जैसा कि ऊपर नग्न पौधे रोपण में वर्णित है। तो यही कहना है कि जो रूट बॉल्स को बना करके मिट्टी से ढक करके पूरी तरह से हम गड्ढे में जो हम गड्ढा खोदे रहते हैं उसमें उसको रोपित करते हैं। तो ये विधि भी अच्छी मानी जाती है, ज़्यादातर बड़े पेड़ पौधे में जो है वो ये अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांटिंग के विधियाँ थीं। अब एक है कि प्लांटिंग सीडलिंग इन पॉट्स। ठीक है, गमलों में पौधे रोपना। तो यह सभी प्रकार के गमलों में सबसे सुरक्षित विधि है। पौधे के लिए गमले धोना, टोकरी, पॉलीबैग्स या कुछ और हो सकते हैं कि रोपण की इस विधि में जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना गड्ढों में रोपने से पहले पौधों को गमले को हटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो गमले में सुरक्षित पौधों को तैयार किया जाता है और बड़े होने पर फिर उनको गमले से निकाल करके जो है वो आपके जहाँ पर हमको पौधे को रोपित करना है ज़मीन पे, वहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, स्टाम्प रोपण की बात करें, स्टाम्प प्लांटिंग की बात करें तो स्टाम्प तैयार करने के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास या पेंसिल के आकार के जितनी मोटाई के बीज बोना उपयुक्त है। ठीक है, अंकुर में 30 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबाई वाली केवल एक ही मूल जड़ प्रणाली होनी चाहिए। 2 या अधिक मूल जड़ों वाले अंकुरों को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो स्टाम्प में इस प्रक्रिया का ध्यान दिया जाता है। ठीक है,
केवल एक ही अंकुर का उपयोग किया जाता है। अगर कई सारे स्टैम्प में अंकुर हैं तो उन अंकुरों को हटा दिया जाता है, केवल एक अंकुरों को वृद्धि एवं विकास के लिए प्रमोट किया जाता है। ठीक है। और चयनित अंकुर की टहनियों को कॉलर क्षेत्र से 2 सेंटीमीटर ऊपर से काट करके हटा दिया जाता है और कीटनाशकों से उन्हें उपचारित किया जाता है। ठीक है। अब स्टैम्प रोपण के कई सारे लाभ हैं। स्टैम्प रोपण के लाभ क्या क्या हैं? यह आसान और सस्ता होता है, पौधे का परिवहन सरल है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है। क्या होता है? इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है, खेत में मिट्टी तैयार करना आसान होता है और पौध की स्थापना और वृद्धि तेज होती है। ठीक है। जड़ों का विकास अच्छा और गहरा होता है। तो ये कई सारे जो है वो लाभ होते हैं स्टंप प्लांटिंग की। इसमें पर्याप्त मात्रा में जड़ों का विकास अच्छा होता है। ठीक है। यह आसान और सस्ता होता है, इसके परिवहन में भी आसानी होती है। ठीक है। और इसमें श्रम की आवश्यकता कम होती है। ठीक है। खेत की मिट्टी तैयार करना आसान होता है। तो स्टंप प्लांटिंग के बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है। इसमें रोग और बीमारियों का, कीटों का प्रकोप भी कम होता है। ये सारे इसके लाभ जो है वो होते हैं। तो स्टंप रोपण भी अच्छा माना जाता है वनों के रोपण के लिए। ठीक है। ये सारे जो हमने आपको कई सारे मेथड बताए प्लांटिंग के। ठीक है। तो और प्लांटिंग के कई सारे स्टंप रोपण के तो कई सारे जो प्लांटिंग के मेथड बताए, ये सारे मेथड आपके आर्टिफिशियल रिजनरेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया रिजनरेशन में आपको मोस्टली हमने कॉपिस के बारे में बताया और इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल रिजनरेशन होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल रिजनरेशन के उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल रिजनरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और आर्टिफिशियल रिजनरेशन के कौन कौन सारे मेथड्स हैं, उनको मैंने आपको डिटेल से बताया। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।